सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए कितने भारतीय संग्रहालयों को चुना है, म्यूजियम्स को चुना है? तो आंसर होगा 1। तो अभी यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए दुनिया के कुल 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों को चुना है। संग्रहालय यानी कि म्यूजियम्स, और इन 7 में से एक भारत का भी है। कौन सा? स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय, जो कहां पर है? गुजरात के भुज में है। एक्चुअली में अभी तो इन्हें चुना गया है, यानी कि नॉमिनेट किया गया है, ऐसे समझो। अब फाइनल ये जो पुरस्कार है इन 7 में से किसी एक को दिया जाएगा। अब अगर ये पुरस्कार हमें मिलता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर इसको नहीं भी चुना जाता है ना, तब भी ये इंपॉर्टेंट ही रहेगा, क्योंकि पूरे विश्व में से 7 में से भारत में से एक को नॉमिनेट किया गया है, इसीलिए ये प्रण लिया। तो यूनेस्को की तरफ से 2015 से हर साल ये अवार्ड आर्किटेक्चर और डिजाइन के लिए दिया जाता है। इस म्यूजियम की बात करें तो ये गुजरात के भुज में है। इसका नाम है स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। इसे 2001 में कच्छ और भुज में जो भूकंप आया था और उसके कारण कई लोगों ने जान गंवाई थी, उन लोगों की याद में इसे बनाया गया था। और अभी 2022 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। देखो, अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और इसके डायरेक्टर जनरल आंद्रे उजाले हैं। और यूनेस्को की बात है तो आपको याद आएगा, अब ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भारत में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो याद रखना 42 हैं। अब 42 नंबर की कौन सी है? होयसला मंदिर है, जो आपको मिलेंगे कर्नाटक में। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं 41 नंबर की कौन सी थी? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। उसके अलावा अभी यूनेस्को ने किसे भारत के 15वें अमूर्त धरोहर के रूप में चुना था? अब यह अमूर्त धरोहर क्या होता है? मैं इसे अमूर्त धरोहर बोल दूं, सांस्कृतिक विरासत बोल दूं, या इंटेंजिबल साइट्स बोल दूं। इंटेंजिबल साइट्स मतलब जिन्हें आप छू नहीं सकते हो। एक होता है टेंजिबल साइट्स, यानी कि मूर्त धरोहर, जिन्हें आप छू सकते हो। तो 15वीं अमूर्त धरोहर बना था गरबा डांस, जो कि है गुजरात का। इससे पहले 14वें नंबर का था दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल का। तो एक तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये याद रखना कि भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी कर रहा है अभी 2024 में ही। और कौन सा एडिशन है, कौन सा संस्करण है? 46 नंबर का। तो जो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा उसका उत्तर आपको करना है, और यूनेस्को से ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, बात यहाँ पे वैसे म्यूजियम की हमने करी है ना, तो आपको चलो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ, जो कि संबंधित हैं सारे के सारे म्यूजियम से। ये प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में ही पढ़े हैं, तो एक साथ यहाँ पे आपको रिवाइज करने को मिलेगा। जैसे कि देखो, अगर पूछे पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय ये कहाँ पे बनेगा? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आदिचनल्लूर में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भारत में बनेगा नई दिल्ली में। इसकी घोषणा की थी मोदी जी ने, जिसका नाम इन्होंने रख भी दिया युगे युगीन भारत राष्ट्र संग्रहालय। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया था? स्पार्क आंसर होगा। देश का पहला फिश म्यूजियम ये बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम बंगाल में। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था इसका इंदौर में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम ये खुलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अल्लापुजा में। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला हैदराबाद में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया मसूरी उत्तराखंड में। भारत के पहले खुले संग्रहालय जिसका नाम दिया शहीद पार्क, इसका उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे हम कब मनाते हैं? तो 18 मई को मनाते हैं। बाकी पूछेंगे, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा लखनऊ में। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड का उद्घाटन किया था अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के पासीघाट में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्र संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? हैदराबाद में। और अभी दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे खुला था? केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। तो म्यूजियम से संबंधित यहाँ पे मैंने 19 क्वेश्चंस आपको और रिवाइज करवा दिए। ये सारे के सारे आपके करंट अफेयर्स में बने हुए थे प्रश्न, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यानी कि कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 जून को। तो हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से जुड़े मुद्दों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना। थीम क्या है? भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य, यूनाइटेड फॉर लैंड आवर लीगेसी आवर फ्यूचर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, मतलब जो आपके सतत विकास लक्ष्य हैं, टोटल 17 हैं और कब तक पूरा करना है? 2030 तक। तो उनमें से कौन से नंबर का ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि भूमि क्षरण को रोकने से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा, चलो इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप में से कोई क्रेक एग्जाम चैनल पे पहली बार करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो आपको ये जरूर बता दूं कि इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जो 17 गोल से ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि इनको 2030 तक पूरा करना है और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। भाई एक साल की बात नहीं है कि हाँ एक साल हो गया फिर अगली बार कोई और आ जाएगा, फिर अगले साल कुछ और आ जाएगा। कोई अवार्ड नहीं है, जैसे कि नोबेल प्राइज होते हैं ना, हर साल होते हैं कि हाँ ये तो 2022 का हो गया, पुराना आ गया, अब 2023 का आ गया, फिर 2024, ये 2030 तक यही रहने वाले हैं। तो ये आपको याद कर लेने चाहिए। और क्रेक एग्जाम चैनल ने इसमें आपकी बहुत बड़ी मदद भी कर दी है। क्या मदद करती है साहब? इसका ट्रिकी वीडियो मैंने आपको बना करके दे दिया है जो पूरे यूट्यूब में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप सर्च करके देख लेना और अगर मिल भी जाए गलती से तो उसको भी देख लेना और फिर उसके बाद में अपना वीडियो देखना, आपको अंतर पता लग जाएगा। आप खुद ही कह दोगे यार दूसरे का वीडियो देख करके यूं ही टाइम वेस्ट किया, हमें क्रेक एग्जाम पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए था। तो आप वो वीडियो जरूर देख लें, आपको ये सारे गोल्स याद हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स ने वीडियो देखा है ये वो कह रहे हैं, ये उनके शब्द हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के चेक कर लो, उसके बाद वीडियो चालू करना। ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है, मुश्किल से 18 मिनट 15 मिनट का वो वीडियो होगा। आपके काम की चीज है, आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगी, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं। बाकी वीडियो बनाने में मुझे तो मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन उस मेहनत का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सिंपल सा सर्च मारना यूट्यूब में क्रेक एग्जाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। जिनको याद नहीं है आज ये याद आप जरूर से कर लेना। बाकी अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सबसे शुष्कतम मरुस्थल दुनिया का ये कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल है जो आपको मिलेगा पेरू और चिली की सीमा पे। साउथ अमेरिकी देश हैं ये दोनों के दोनों। और पेटागोनिया का मरुस्थल ये अर्जेंटीना में है। किस महाद्वीप पर एक भी मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप में। सहारा डेजर्ट ये आपको अफ्रीका में मिलेगा और इसके जो दक्षिण में प्रसार हो रहा है वो कहलाता है साहिल प्रदेश। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में मिलेगा और यहाँ पे बुशमैन जनजाति पाई जाती है। अच्छा, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? आपको बताया ना, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन मरुस्थल है, सिम्पसन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यहाँ मिल जाएगा। गोबी का मरुस्थल ये चाइना और मंगोलिया के बीच में मिलेगा आपको। रब अल खाली मरुस्थल आपको सऊदी अरब में मिलेगा। सऊदी अरब में ही अल नेफूद मरुस्थल भी आपको मिलेगा। तो ये वो मरुस्थल मैंने आपके लिए लिखे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान में रखना। वैसे डे वाला प्रश्न है, चलो इंपॉर्टेंट डेज में आपको आज सारे रिवाइज करा दूं जून महीने के। तो देखो, 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले पहली बार मनाया, ध्यान रखना। और 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को एक तो बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस और 15 जून को ही वैश्विक पवन दिवस के रूप में मनाया था। तो ये जून के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसका आयोजन कौन करेगा? तो आंसर होगा भारतीय वायुसेना। तो इंडियन एयरफोर्स अगस्त 2024 में अपना पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम तरंग शक्ति है, इसका आयोजन करेगा। इसमें लगभग 10 देश पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक्सरसाइज 2 चरणों में होगा, 2 स्टेज में होगा। पहला चरण दक्षिण भारत में होगा और दूसरा चरण पश्चिमी क्षेत्र में होगा। और एयरफोर्स से याद आएगा, हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वैसे हमारे 2 चीफ अभी चेंज हो गए हैं। थल सेना प्रमुख आर्मी चीफ ये नए बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी, किनकी जगह? मनोज पांडे की जगह। और नेवल चीफ नौसेना प्रमुख बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये किनकी जगह? आर हरि कुमार की जगह। अब देखो, मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है,
चलो 2024 के सारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो हमने पढ़े हैं वो मैं आपको एक साथ रिवाइज कराता हूँ। और अगर आपको याद है ये चीजें तो मेरे साथ साथ बोलना, मैं भी बोल रहा हूँ आप भी बोलो, इससे आपको चीजें याद होंगी और याद है तो लंबे समय तक याद रहेंगी। तो इस साल का जो पहला एक्सरसाइज था वो डेजर्ट साइक्लोन था, भारत और यूएई के बीच में हुआ था, ये राजस्थान के थार रेगिस्तान में। सहयोग काजन एक्सरसाइज भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ था, ये चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ, ये पहली बार हुआ था। साइक्लोन एक्सरसाइज दूसरा संस्करण था, भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ था, ये इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज इस बार 11वां संस्करण था, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था, ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज नाटो ने आयोजन किया था। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत फ्रांस यूएई के बीच में हुआ था, ये अरब सागर के ऊपर। सदा तनसीक एक्सरसाइज पहला संस्करण था, भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ था, ये राजस्थान के बीकानेर में। वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था, इसका पोखरण राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था, लगभग 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था, विशाखापत्तनम में हुआ। दोस्ती एक्सरसाइज 16वां संस्करण था, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ था, ये मालदीव में। और समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था, ये विशाखापत्तनम में। सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ था, ये अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज 16 देशों के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ था, ये भारत ने भी हिस्सा लिया था इसमें, भारत की तरफ से आईएनएस तीर ने। कहाँ पे? सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में। जैसे सेशेल्स के साथ भी हमने एक एक्सरसाइज किया था, लिमिटिए एक्सरसाइज, कहाँ पे? सेशेल्स में ही। टाइगर ट्रैम्प एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, ये भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया था, 10 दिनों तक चला था, भारत के कई स्थानों पर हुआ था। धर्मागार्जन भारत और जापान के बीच में हुआ था, ये राजस्थान में। डस्टलिक एक्सरसाइज 5वां संस्करण था, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था, ये उज्बेकिस्तान में ही। सागर कवच एक्सरसाइज, इसमें सभी समुद्री एजेंसियों ने हिस्सा लिया था, लक्षद्वीप में हुआ। और विक्टस हेज, तो अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास करने की घोषणा की थी अमेरिका के स्पेस फोर्स ने, और इसका नाम रखा था विक्टस हेज। पूर्वी लहर अभ्यास भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था। गगन स्ट्राइक सेकंड भारतीय सेना और वायुसेना ने इसका आयोजन किया था, पंजाब में। शक्ति एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, मेघालय के उमरोई में। तारकश एक्सरसाइज भारत और यूएस के बीच में हुआ, ये कोलकाता में। रेड फ्लैग एक्सरसाइज ये बहुसैन्य अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था, मतलब भारत ने भी हिस्सा लिया था, भारत की तरफ से राफेल ने, और ये हुआ था अमेरिका के अलास्का में, अमेरिका ने ही आयोजन किया। रिम्पैक रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इस बार 29 नंबर का एडिशन हुआ था, अमेरिका ही इसको होस्ट करता है, अमेरिका के हवाई में हुआ था। ये भी मल्टीलेटरल यानी कि बहुत सारे देशों ने, बहुसैन्य अभ्यास था, भारत ने हिस्सा लिया था, भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक ने। और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था जिमैक्स एक्सरसाइज, 8वां संस्करण था, भारत और जापान के बीच में हुआ था, ये जापान में ही, और इसमें भी भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक ने हिस्सा लिया था। तो ये 2024 के सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने आपको जनवरी से लेकर जून तक के सारे हैं, मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दी, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है तो एक काम और कर देना, इन वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करना, इन्हें लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। जिस तरह से एक पौधा, एक पेड़ आपको फल देता है, उससे आपको बेनिफिट होता है, तो उसका थोड़ा सा आप ख्याल रखते हैं ना, खाद पानी वगैरह देते हो आप, बेनिफिट होता है, तो इनका भी थोड़ा सा ख्याल रखें, इन्हें लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा देवेंद्र कुमार को। तो अभी साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार और साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है। वैसे कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं ये? तो 24 भाषाओं में। आपको पता ही है साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आपकी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं, उसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी। तो अगर हम यहाँ पे साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 की बात करें तो हिंदी में तो देवेंद्र कुमार को दिया गया उनके उपन्यास 51 बाल कहानियों के लिए, और अंग्रेजी का नंदिनी सेनगुप्ता को उनके नॉवल द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। उसी तरह से अगर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की हम बात करते हैं 2024, तो इसमें हिंदी का तो गौरव पांडे को मिला है उनके उपन्यास स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए, और अंग्रेजी का के वैशाली को मिला है उनके उपन्यास, उनके नॉवल होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड
डिसलेक्सिक इन इंडिया नाम से बुक है इनकी, उसके लिए। इसमें पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये दिए जाते हैं। अच्छा, ये तो साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार है और एक युवा पुरस्कार है। एक आपको याद है साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, और वो अभी 2024 का तो नहीं दिया गया, लास्ट हमने पढ़ा था 2023 के लिए दिया गया था। किसे? तो हिंदी का अगर हम बात करें तो संजीव को दिया गया था मुझे पहचानों के लिए, और अंग्रेजी इंग्लिश का नीलम शरण गौर को रेक्यूमेन रागा जानकी के लिए दिया गया था। वो तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ये होमवर्क प्रश्न है आपका। अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 2 जनों को दिया गया था, 58वां संस्करण था, 58th नंबर का। किन्हें दिया गया था ये आपको बताना है, और वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है ये भी बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी कौन सा देश मिस्र यानी कि इजिप्ट के साथ हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए चीन के चांग E7 मिशन में शामिल हुआ है? तो आंसर होगा बहरीन। चांग E7 ये चाइना का मिशन है जिसका उद्देश्य है 2026 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की खोज करना, और इस बार इसमें इजिप्ट और बहरीन भी साथ दे रहा है। यहाँ पर ये दोनों देश इसके लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाएंगे। तो इस कैमरा की मदद से चंद्रमा की सतह की संरक्षण का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। आपको याद हो अभी चाइना का चांग E6 मिशन ये इसने लॉन्च किया था, जिसमें ये चांद के दूरस्थ भाग से वहां की मिट्टी, वहां के सैंपल लेकर के वापस पृथ्वी पे आया था। अच्छा, वैसे चाइना ने लक्ष्य क्या रखा है इंसानों को चांद पर भेजने का? 2030 का है। अब आप लोग बताओ कि भारत का लक्ष्य क्या है इंसानों को चांद पर भेजने का और खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का? ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, होमवर्क प्रश्न है आपका, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। और अभी आपको ये भी याद होगा जब चाइना ने ये चांग E6 मिशन लॉन्च किया था तो उसके साथ पाकिस्तान ने भी खुद का एक मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम iCubeQ है। अभी चांद पे जाने वाला 5वां देश कौन सा बना? तो जापान बना था। भारत चौथा बना था। वैसे भारत चांद के साउथ पोल पर जाने वाला दुनिया का पहला देश बना था। इन दोनों देशों की बात करें तो इजिप्ट की कैपिटल कायरो होती है, करेंसी इजिप्टियन पाउंड। आपको याद होगा अभी ब्रिक्स में जो 5 नए देश शामिल हुए थे, वैसे तो 6 होने थे 1 जनवरी 2024 को, लेकिन 5 ही हुए, उसमें से एक इजिप्ट भी है। बाकी 4 कौन कौन से हैं? देखो, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथोपिया, इजिप्ट और ईरान। और कौन सा नहीं हुआ? ये प्रश्न अभी 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप ही में से स्टूडेंट से मुझे पता चला, तो 2 बार आ गया भैया एग्जाम में ये प्रश्न। और कौन सा वाला प्रश्न आया, कौन सा शामिल नहीं हुआ? ये वाला, तो अर्जेंटीना नहीं हुआ था। बाकी बहरीन की बात करें तो इसकी कैपिटल मनामा है, करेंसी है बहरीनी दिनार। तो याद रखना, ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड में। तो अभी स्विट्जरलैंड में यूक्रेन पीस समिट का आयोजन किया गया और इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। भारत की तरफ से हमारे जो विदेश मंत्रालय हैं उसके सेक्रेटरी पवन कुमार ने हिस्सा लिया। इसमें इधर चाइना ने हिस्सा नहीं लिया, और जिसके कारण ये समिट हुआ, मतलब रशिया, उसे तो बुलाया ही नहीं गया। मतलब कैसे लोग हैं यार, मतलब जिस देश से शांति चाहते हैं, ये शांति की उम्मीद कर रहे हैं कि भैया शांत हो जाओ शांत हो जाओ, उस देश को तो बुलाया नहीं। कैसे लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग? वैसे भारत ने पार्टिसिपेट किया। खैर, इतना सा आपको याद रखना है कि यूक्रेन पीस समिट कहाँ पे हुआ? स्विट्जरलैंड में हुआ। अच्छा, कुछ और सम्मेलन समिट्स हैं जो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। 2024 के ये इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, ध्यान से सुनना। AI सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन अभी साउथ कोरिया में हुआ। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूनाइटेड अरब अमीरात में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल बेल्जियम। नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ जिसमें चीफ गेस्ट थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। और भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। आपको पता ही है 2024 में 46 नंबर का सत्र होगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन हुआ गांधीनगर में। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये हुआ फरीदाबाद में। 27वां राष्ट्र युवा महोत्सव ये नासिक में हुआ। और पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो का आयोजन अभी गुवाहाटी में हुआ था। तो ये जरूर ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा उपराष्ट्रपति जी ने। और कौन है हमारे उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ जी। अभी इन्होंने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। क्या है ये प्रेरणा स्थल? तो प्रेरणा स्थल ये वो स्थान है जहां संसद परिसर के अलग अलग हिस्सों में जो
मूर्तियां स्थापित हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी की, बी आर अम्बेडकर जी की और स्वतंत्रता सेनानियों की और भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं उनकी जो मूर्तियां हैं, टोटल कितनी है ये भी बताया गया, 15 मूर्तियां हैं। तो उनको अलग अलग स्थानों से ला करके एक ही जगह पे स्थापित किया गया और फिर उस स्थान को नाम दे दिया गया प्रेरणा स्थल। तो ये है प्रेरणा स्थल जिसका उद्घाटन किया अभी हमारे उपराष्ट्रपति जी ने, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल में किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया? तो आंसर होगा सिद्धेश साकोरे। तो सिद्धेश साकोरे ये महाराष्ट्र के एक किसान हैं और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक हैं और अभी उनको विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के मौके पर ही संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी गई है। वैसे दुनिया भर के 10 भूमि नायकों को ये सम्मान मिला है, जिसमें से एक भारतीय हैं, ये सिद्धार्थ साकोरे इनका नाम है। उन्होंने जैविक कचरे को खाद में बदलने के लिए लागत प्रभावी उपकरण बनाए हैं और इसी के लिए इनको ये सम्मान मिला। देखो ये जो हमने अभी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसके अंदर 197 सदस्य देश आते हैं, जिसमें से 196 तो देश है और एक यूरोपियन यूनियन है। हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में मिलेगा और इसके हेड हैं इब्राहिम थियोव। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत अपना डीप सी मिशन शुरू करने वाला कौन सा देश होगा? तो आंसर होगा छठा देश। तो याद रखना, भारत अपना गहरे समुद्र मिशन को शुरू करने वाला दुनिया का छठा देश होगा और इस मिशन के जरिए समुद्र पर जीवन के लिए निर्भर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर काम किया जाएगा। इस डीप सी मिशन में खनिजों की खोज की जाएगी, जो समुद्र के अंदर खनिज होंगे उनकी खोज की जाएगी। ओशियन साइंस और समुद्र की बायोडाइवर्सिटी की स्टडी और जैव विविधता बनाए रखने पर काम किया जाएगा। इसमें आपको याद हो तो एक मत्स्ययान 6000 डीप सबमर्सिबल व्हीकल यानी कि समुद्र की गहराई में काम करने वाली एक सबमरीन भी डेवलप की गई है, जिसका नाम मत्स्ययान 6000 है। 6000 मतलब हो गया ये समुद्र में 6000 मीटर तक जा सकता है। और इसरो ने मत्स्ययान 6000 के लिए टाइटेनियम रूफटॉप तैयार किया जो समुद्र की गहराई के दबाव को झेलने में सक्षम है। और इस तरह से डीप सी मिशन शुरू करने वाला भारत छठा देश होगा। इससे पहले 5 देश कौन कौन से हैं ऐसा करने वाले? अमेरिका, रशिया, चीन, जापान और फ्रांस। ये डीप सी मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुके हैं। अब भारत करेगा और भारत इसे 2026 में इसका परीक्षण करेगा। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में महिला तैराकी में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा एरियार्न टिटमस ने। तो अभी स्विमर एरियार्न टिटमस ने, तो अभी ये स्विमर हैं एरियार्न टिटमस, ये ऑस्ट्रेलिया की है और अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक तैराकी ट्रायल में महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने ये जो 200 मीटर की स्विम रेस है इसको पूरा करने में 1 मिनट 52.23 सेकंड का समय लिया और इस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो अब 200 मीटर और 400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धाओं में ओलंपिक चैंपियन एरियार्न के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। अच्छा, ये जो आयुष्मान झिंगरन नाम लिखा है, अभी हमने पढ़ा था कि ये मुंबई से हैं और अभी नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति बने थे। और संपन्न रमेश की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो पाक जल डमरू मध्य है, पाक स्ट्रेट है, उसको पार करने वाले सबसे तेज भारतीय बने थे ये। तो इस प्रश्न से तो एरियार्न टिटमस का नाम आपको याद रखना है। बाकी ये थी आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी है। और आप सभी को थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की विशेष के लिए, आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए एक बार फिर मैं आपको थैंक्स कहता हूँ। बाकी अगर वीडियो को कोई पहली बार देख रहे हैं, सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना मेरे दोस्त। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दें, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 17 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न पूछा था किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय योजना शुरू की? तो पंजाब ने। फिर पूछा वैश्विक पवन दिवस मनाया गया 15 जून को। फिर पूछा रज पर्व महोत्सव मनाया गया उड़ीसा में। और 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का उद्घाटन फिल्म कौन सी रही? तो बिली एंड मॉली। फिर पूछा विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम 19वें स्थान पर है। फिर पूछा था घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दूध और दूध उत्पादों का सर्वाधिक उपयोग करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है।
फिर पूछा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? सरोद वादक थे वो। फिर पूछा गेल इंडिया ने 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना कहां पे स्थापना करने की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश। और आखिरी प्रश्न पूछा अभी हाल ही में जारी कैंटर ब्रांड्स की 100 सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांडों की सूची आ गई, इसमें किसे शामिल नहीं किया गया? तो रिलायंस को। तो मतलब भारत से 4 किए गए, टीसीएस, एचडीएफसी, एयरटेल और इन्फोसिस। टॉप पे एप्पल को रखा। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी किस दिन को मरखोर दिवस के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा 24 मई। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।